नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के उस बयान की जिससे आते ही सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव लंबे अंतराल के बाद पटना लौटे और बिहार की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने प्रेस से बातचीत में जो कहा उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि नई बनी सरकार पर वो 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। अब सवाल ये है, आखिर ये 100 दिन क्या सिर्फ ये एक आंकड़ा है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छुपी है? सबसे पहले इसी 100 दिनों की गिनती को समझना जरूरी है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि तेजस्वी यादव इन 100 दिनों की शुरुआत किस तारीख से मान रहे हैं। क्या ये 11 जनवरी से गिने जाएंगे जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया, या फिर 20 नवंबर से जिस दिन नीतीश कुमार सरकार का शपथ ग्रहण हुआ? अगर 20 नवंबर से गिनती की जाए तो मार्च के पहले सप्ताह में ये 100 दिन पूरे हो जाते हैं, ठीक उसी समय जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा होगा। लेकिन 11 जनवरी से गिनती शुरू होती तो ये अवधि 21 अप्रैल के आसपास खत्म होती है। दोनों ही स्थितियों में ये समय ऐसा है जब बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा घट सकता है। अब जरा चुनावी नतीजों की तरफ नजर डालते हैं। हालिया विधानसभा चुनाव का परिणाम राष्ट्रीय जनता दल के लिए निराशाजनक रहा। सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस, वामपंथी दल, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और मुकेश सहनी जैसे नेता, सभी के लिए परिणाम उम्मीद से काफी कम रहा। इसके उलट एनडीए के लिए ये चुनाव फायदे का सौदा बनकर आया। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी ने मिलकर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा और सत्ता में वापसी की। लेकिन ये वापसी जितनी मजबूत दिखती है उतनी सहज नहीं है। नीतीश कुमार के लिए ये जनादेश एक अजीब स्थिति लेकर आया है। आमतौर पर इतना बड़ा जनादेश सत्ता को स्थिर करने की नींव रखता है, लेकिन बिहार में ये जनादेश सत्ता परिवर्तन से ज्यादा विपक्ष परिवर्तन की बुनियाद रखता हुआ दिख रहा है। बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह है कि यहाँ सत्ता कम बदलती है, लेकिन गठबंधन और विपक्ष की तस्वीर बार बार बदलती रही है। ऐसे में अगर विपक्ष का नेता 100 दिनों तक चुप रहने की बात करे तो ये अपने आप में असामान्य है। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। नीतीश कुमार अब तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10 बार शपथ ले चुके हैं। अगर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात करें तो 14 सालों में नीतीश कुमार ने सिर्फ 3 बार शपथ ली थी, साल 2000, 2005 और 2010 में, यानी हर 5 साल में एक बार। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सामान्य तस्वीर होती है। लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पिछले 11 सालों में नीतीश कुमार को 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि गठबंधन की राजनीति और केंद्र की भूमिका ने राज्यों की स्थिरता को किस तरह प्रभावित किया है। महाराष्ट्र से लेकर कई अन्य राज्यों तक हमने देखा कि कैसे गठबंधन सरकारें बनी और फिर टूट गई। ईडी और सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे। इस बार भी सवाल यही है कि सत्ता बरकरार रखने का खेल किसके बूते होगा, तेजस्वी यादव के बूते या फिर तेजस्वी यादव के विधायकों के बूते? बिहार की राजनीति में एक सच्चाई हमेशा रही है, सत्ता का न्यूक्लियस नीतीश कुमार ले रहे हैं। भले ही इस बार भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हो, लेकिन दिल्ली में जेडीयू के 12 सांसदों की जरूरत ने फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। लेकिन इस बार कीमत भी चुकानी पड़ी। गृह विभाग बीजेपी को देना पड़ा, यानी पुलिस और कानून व्यवस्था की कमान बीजेपी के हाथ में चली गई। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी जेडीयू के पास नहीं रही। ये सब बातें नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं। अब जरा आंकड़ों को समझिए। नीतीश कुमार के पास 85 विधायक हैं। पहले जब उनके पास 43 या 71 विधायक थे तब भी उन्हें इतना बड़ा समझौता नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब ज्यादा विधायक होने के बावजूद उन्हें ज्यादा समझौते करने पड़ रहे हैं। ये स्थिति नीतीश कुमार के लिए असहज है। राजनीति में कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि उसका सहयोगी दल उससे ज्यादा ताकतवर हो जाए। इसी बिंदु पर तेजस्वी यादव का 100 दिनों वाला बयान बेहद अहम हो जाता है। क्या ये चुप्पी किसी तूफान से पहले की शांति है? क्या 100 दिनों के बाद तेजस्वी यादव सरकार की कमजोरियों को लेकर बड़ा हमला करेंगे, या फिर 100 दिनों के भीतर सत्ता की समीकरण ही बदल जाएंगे? अगर विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है।
जेडीयू के 85 और आरजेडी के 25 विधायक मिलाकर आंकड़ा 110 होता है। इसमें कांग्रेस, वामदल और एआईएमआईएम को जोड़ दिया जाए तो बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार हो जाता है। यानी नीतीश कुमार की सत्ता को फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, अगर वो चाहे तो विकल्प मौजूद है। अब सवाल उठता है कि 100 दिनों का असली मतलब क्या है। पहला मतलब ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव सरकार को वक्त देना चाहते हैं ताकि बाद में तथ्यों के साथ हमला किया जा सके। दूसरा और ज्यादा गंभीर मतलब ये है कि 100 दिनों के भीतर सत्ता के भीतर ही कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक स्वभाव को देखें तो वो किसी भी सहयोगी दल को अपने सिर पर चढ़ाने वाले नेता नहीं है। यही वजह है उन्हें 2022 में बीजेपी को और 2024 में आरजेडी को झटका दिया। आज की स्थिति में सिर्फ बीजेपी ही नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी है और जिस दिन मिशन लोजपा पूरा होता है, यानी लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों का बड़ा हिस्सा जेडीयू में शामिल हो जाता है, उस दिन तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। मंत्रिमंडल गठन के वक्त ही इसके संकेत मिल गए थे, जब जेडीयू की ओर से कम और बीजेपी की ओर से ज्यादा मंत्री बनाए गए। इसका मतलब साफ है कि जेडीयू में और विधायकों के आने की गुंजाइश छोड़ी गई है। इन सबके बीच एक और बड़ा सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को लेकर जो आलोचना होती रही, खासकर 2024 में पलटी मारने को लेकर, उससे उन्हें कैसे मुक्ति मिलेगी। अगर नीतीश कुमार एक ऐसा कदम उठाते हैं जिससे नरेंद्र मोदी सरकार की निर्भरता खत्म होती है और एक सेकुलर गठबंधन मजबूत होता है, तो 75 साल की उम्र में ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा क्रेडिट हो सकता है। यहीं पर तेजस्वी यादव की भूमिका जो होती है वो निर्णायक बन जाती है। 100 दिनों की चुप्पी दरअसल उसी बिसात की तैयारी है जिस पर बिहार और देश की राजनीति का अगला खेल लिखा जाएगा। जांच एजेंसियों के मामलों की बात भी इसी संदर्भ में आती है। तेजस्वी यादव पर आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन ये भी सोचे कि जिन मामलों की बात हो रही है उस वक्त तेजस्वी यादव किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थे। ऐसे में सजा दिला पाना आसान नहीं है। तेजस्वी यादव ये भी समझ चुके हैं कि मुकदमेबाजी से डराया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक पर खत्म करना इतना आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि वो इतने आत्मविश्वास के साथ 100 दिनों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में ये 100 दिन सिर्फ एक समय सीमा नहीं है, ये आने वाले बड़े बदलावों की आहट है। इस दौरान छोटे दलों की भूमिका, गठबंधन की मजबूरी और नेताओं की महत्वाकांक्षा सब कुछ नए सिरे से परिभाषित होगा। देखते रहिए, क्योंकि इस खेल की स्क्रिप्ट अभी पूरी तरह लिखी नहीं गई है। आगे आगे और कौन से किरदार जुड़ते हैं ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। इंतजार कीजिए, राजनीति में अगला मोड़ ज्यादा दूर नहीं है। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।